वेलकम टू लर्न टू इन्वेस्ट। दोस्तों, लर्न टू इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं चला हूं आपको अब इन्वेस्टिंग सिखाने। इन्वेस्टिंग ये सीरीज बहुत ज़बरदस्त होने वाली है बिकॉज ट्रेडिंग मैंने आपको सिखा दिया। लर्न टू ट्रेड के अंदर में जो आपको सीखना चाहिए वो मैंने सिखा दिया। बाकी ट्रेडिंग अथार सागर है, जितना आप सीखेंगे, जितना आप करेंगे उतना आप सीखेंगे। बट लर्न टू इन्वेस्ट एक स्पेशल मॉड्यूल इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग हम करते हैं, पैसा बनाते हैं, बट इन्वेस्टिंग करके हम वेल्थ क्रिएट करते हैं। और ये मेरी खुद की जर्नी है जो मैंने ट्रेडिंग से चालू की, बट इवेंचुअली मैंने उस ट्रेडिंग की कमाई से थोड़ा परसेंटेज इन्वेस्टिंग में लगा के अपने लिए वेल्थ क्रिएट किया। तो मेरा जो उद्देश्य है कि आपको मैं एक अच्छा मार्केट पार्टिसिपेंट बना सकूं, उसके अंदर में ये एक और एफर्ट, और आशा कर रहा हूं कि आपको ये एफर्ट अच्छा लगेगा एंड यू गुड स्प्रेड दिस एफर्ट अक्रॉस योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, लर्न टू इन्वेस्ट में एक स्पेशल बात होने वाली है। मैं आपके साथ में इन्वेस्टमेंट्स के एबीसीडी तो कवर करूंगा, बहुत कुछ बातें करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी, पर्टिकुलरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट जर्नी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जो कि एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटिंग एक्सरसाइज हो सकता है, मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थीम आइडेंटिफाई करना। कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमको राइट थीम नहीं पता, और थीम कहीं से भी आ सकते हैं, टॉप डाउन भी आ सकता है, बॉटम अप भी आ सकता है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन को लेके मैं ये पूरा सीरीज को डिज़ाइन किया हूँ। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यूनिक सीरीज है क्योंकि थीम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के अंदर में बहुत लोग काम नहीं करते, और मेरा कोर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन में है, वो है थीम आइडेंटिफिकेशन। तो चले चालू करते हैं। और इस सीरीज के अंदर में क्योंकि ये इंटरेक्टिव सीरीज होने वाला है, आप इंटरेक्ट करेंगे मुझसे, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई चाहिए जो आपके बिहाफ में राइट क्वेश्चंस पूछ सके। तो पिछले वीडियो में लर्न टू ट्रेड में अनुपूर्णा जी थी, और इस सीरीज के अंदर में भी अनुपूर्णा जी है। Hello, sir. हेलो, हाउ आर यू? All good, sir. फैंटास्टिक। डिफरेंट सेटअप है बट सेम पर्सन है। तो जब मैंने ये चालू किया था तो मैंने आइडिया फ्लोट किया कि मैं करूँगा, और आई वाज स्काउटिंग फॉर समवन जो आपको रिप्रेजेंट कर सके। तो ये अन्नपूर्णा जी फिर आ गई। उन्होंने कहा कि सर सिखा ही रहे हैं तो मुझे ही सिखा दीजिए। ट्रेडिंग तो आपने सिखा दिया है, लेकिन ये जो थीम आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है ये भी मुझे सीखना है। तो वेलकम टू दिस न्यू Thank you, सीरीज। sir. तो अन्नपूर्णा जी, इन्वेस्टमेंट इज एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो जो आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, अच्छा बात है, उसको कंटिन्यू रखिए, और साथ साथ में आपके और जो अर्निंग बढ़ रही है, सारा पैसा तो ट्रेडिंग में मत डालिएगा, थोड़ा सा पैसा हमको इन्वेस्टमेंट के लिए भी डालना है। तो सपोज आपका एक्स कमाई है एवरी मंथ, तो क्या पूरा एक्स पैसा ट्रेडिंग में डाल देना चाहिए? नहीं। सो एक्स में से प्रॉब्ली कुछ तो खर्चा कर लीजिएगा, लाइफस्टाइल एंजॉय कीजिएगा। फिर जो बच्चे पैसा, वो पैसा में से कुछ पैसा ट्रेडिंग में डालिएगा और कुछ पैसा इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में डालेंगे तो पैसा बनेगा भी, वो पैसा में से कुछ पैसा इन्वेस्टिंग में डालते जाइएगा, ताकि इवेंचुअली यू बिल्ड अ वेरी बिग कॉर्पस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। Okay. ठीक है, तो जर्नी चालू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड तो प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाए हैं इस सेशन के अंदर में, क्योंकि हम चार्ट वार्ट ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो ये जो पूरा सीरीज़ है इसमें प्रेजेंटेशन में बना रहा हूँ एक एक वीडियो के ऊपर में, और दोस्तों ये प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूँगा, ताकि आपको अगर कुछ इसमें से लेना पड़े तो आप ले लीजिएगा। तो ध्यान इधर रहेगा, क्वेश्चंस जो भी है पूछते रहिएगा, ठीक है? तो पहला सेशन चलते हैं, लर्न टू इन्वेस्ट, नो वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। चालू कैसे करना है, ठीक है? ये पूरा प्रेजेंटेशन को मैंने क्लासिफाई कर दिया इस फॉर्मेट में। सबसे पहले हम क्यों कर रहे हैं जानना ज़रूरी है। किस किस तरह के डिफरेंट एसेट्स के अंदर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन हम कैसे करते हैं, वैल्यूइंग अ कंपनी, क्योंकि दिस विल बी मोस्टली अराउंड स्टॉक मार्केट। हाँ, क्योंकि मेरा तो देखिए कोर स्टॉक मार्केट है, तो मैं आपको कंपनीज को कैसे वैल्यू करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। रिस्क कैपिटाइट जो ट्रेडिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट इन्वेस्टिंग में भी उसका एक अपना रोल है, उस पर डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और सेक्टर ब्रेकडाउन, एक एक सेक्टर को तोड़ेंगे, और उस सेक्टर में कौन से सब सेक्टर्स है, कौन से इंडस्ट्रीज है, और हम इतना डीप डाइव करने वाले हैं एक एक इंडस्ट्री और एक एक सेक्टर के बारे में। मज़ा बहुत आने वाला है आपको। Okay. लर्न टू इन्वेस्ट क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जर्नी जब चालू करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ कैपिटल है, उस कैपिटल पे और कैपिटल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं।
तो ये जो लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज होगा, इसके अंदर में जैसा मैंने कहा कि आपको एक पाथ दिया जाएगा टू आइडेंटिफाई राइट थीम्स, और उन थीम्स पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और मजे की बात ये है कि उन थीम्स पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। Like sector rotation. लाइक सेक्टर रोटेशन, करेक्ट। लाइक जब मैंने लर्न टू ट्रेड में आपको पूछा था कि आप किस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, तो चर्चा हुई थी कि सर जिस स्टॉक को मैं समझती हूँ, Right. विच इज विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। Hmm. तो अब ये सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को और कैसे बिल्ड करें, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम खाली अपने कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं Hmm. कि मुझे हिंदुस्तान लीवर में डालना है, मुझे डाबर में डालना है। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको इवेंचुअली अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा। Hmm. सो दिस सीरीज इज मेंट टू इंक्रीज योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। Okay. मजा आने वाला है अनुपमा जी। एसेट क्लासेस के पे चर्चा करते हैं, तो आज है ना, आज का वीडियो में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को, फिर जैसे जैसे हमारा वीडियो सीरीज बढ़ेगा वैसे वैसे हम और डीप जाएंगे। एसेट क्लासेस क्या होता है? व्हाट इज एसेट? So anything that holds value, ओके, और एंड विच हैज पोटेंशियल टू गिव यू फ्यूचर रिटर्न, right? वो ये एसेट हुआ। Right. जैसे गाड़ी है, गाड़ी एसेट है क्या? हाँ. नहीं, क्यों? कंजम्पशन है वो। But अब so- गाड़ी ले लिए, हाँ. ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, Right. बट प्रैक्टिकली देखिए अगर गाड़ी शोरूम से आ गई हाँ. तो उसका 50% डिप्रिशिएट हो गई वो। Hmm. सेकेंड हैंड बेचने जाओगे तो सेम प्राइस तो मिलेगा नहीं, नहीं. तो ऑलरेडी आपका डिप्रिशिएशन इम्पैक्ट आएगा, प्लस Right. हर दिन गाड़ी का एक वैल्यू जाता जा रहा है। तो मेरे लिए गाड़ी एक्चुअली में एक कंजम्पशन आइटम है, इट इज नॉट एन एसेट। Okay. कुछ और एग्जांपल बताइए। एसेट, घर, हाँ. घर एक एसेट, Right. आप वहाँ रहते हैं लेकिन इवेंचुअली वो घर का वेयर एंड टेयर इज वेरी वेरी आपके इंटरनल वेयर एंड टेयर होते हैं, बट जो जमीन है, जो स्ट्रक्चर खड़ा है, उसका वेयर एंड टेयर इतना खराब नहीं होता है, तो वो एसेट है। Right. बट टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एसेट इज कि एनी एसेट विच हैज पोटेंशियल टू गिव यू फ्यूचर यील्ड, जो आपको फ्यूचर में कोई अर्निंग देने का पोटेंशियल रखता हो। गाड़ी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल रखती है? नहीं. घर रखता है? हाँ. पॉसिबली यस, एज अ सोशल सिक्योरिटी, कि Right. कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो गया लाइफ में तो घर तो है जो मेरा फ्यूचर कंटिजेंसीज को प्रोटेक्ट करता है। Hmm. और कुछ एसेट बताइए जो आपके निजी जीवन में जो आपको फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल देता हो। So bank accounts. बैंक अकाउंट, करेक्ट। क्या क्या पोटेंशियल देता है वो? So the cash अगर मैं डिपॉजिट कर दूँ तो वो ब्याज देगा, future, हाँ, right. थोड़ा बहुत तो ब्याज देगा, Right. तो वो फ्यूचर Right. अर्निंग। हाँ. सो एसेट इज बेसिकली एनीथिंग व्हिच यू हैव व्हिच हैज फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। अब आप उसको देख लीजिए, आपके अराउंड में जो एसेट्स है, अभी तक तो आप समझ रहे थे गाड़ी एसेट है, नहीं। हाँ, जिसने आपको Right. ये बोल के बेचा है ना, उसको आप बोलेगा भैया ये एसेट कैसे हुआ, क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे डिप्रिशिएट होती है, 10 साल में लिटरली ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो मेरे लिए ये एसेट नहीं है। ठीक है, So जो machines लगते हैं फैक्ट्री में, Yes. what about that? Because एसेट है, but वो भी तो depreciate होता वो है with डिप्रिशिएट time. होती है, Yes. बट वो आपको बिजनेस के अंदर में फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल दे रही है। और आज आप वो मशीन नहीं लगाएंगे Right. तो आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, Hmm. और बिजनेस जब बिल्ड हो जाता है आप फ्यूचर में और मशीन खरीदेंगे, इस मशीन को रिप्लेस करेंगे, Right. लेकिन इस मशीन के कारण तो आप फ्यूचर बिजनेस बना पाए। मशीन मत खरीदिए, बिजनेस बनेगा। नहीं. तो वो बिजनेस इटसेल्फ इज एसेट है। Right. तो एसेट इज क्रिएटिंग एसेट, Hmm. राइट? बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ प्रोसेस विच यू हैव एस्टैब्लिश, Hmm. अ ब्रांड विच यू हैव एस्टैब्लिश। Hmm. तो वो तभी हो पाएगा जब ये फैक्ट्री बैठाएंगे, जब ये मशीन आप बैठाएंगे। बिकॉज आज एक मशीन बैठाएं, कल 100 मशीन बैठाएंगे, Hmm. पहला अगर नहीं बैठाएंगे। लेकिन गाड़ी के अंदर में आप अगर खुद का यूज के लिए ले रहे हैं Hmm. तब वो एसेट नहीं है। Right. लेकिन अगर आप गाड़ी का डीलरशिप का काम कर रहे हैं या गाड़ी भाड़े में देने का काम कर रहे हैं तब वो एक एसेट है, Done. Okay. क्योंकि आज एक गाड़ी से काम चालू करेंगे, कल 100 गाड़ी बन जाएगा, Hmm. तो वो बिजनेस है। अब बिजनेस हमेशा एसेट है। Okay. ठीक Got है, it. अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एसेट होते हैं, कैश, फिक्स्ड इनकम, Hmm. इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। So alternate investments. ऑल्टरनेट मतलब और भी बहुत तरह के न्यू जेन इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस है जो अपने डिस्कस करेंगे। Okay. आपको नजर आएगा कि अरे ये भी एसेट है। जैसे गाड़ी का एग्जांपल मैंने दिया, कभी आपने सोच पाया था कि ये एसेट नहीं है, एक्चुअली कंजम्पशन आइटम है। So accounts में तो यही सिखाया गया है, अकाउंट्स में it's an यही asset. सिखाया हुआ है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट एन एसेट। Okay. तो एक एक कैटेगरी के अंदर में जाएंगे एंड विल डिस्कस की कौन सा क्या कैटेगरी है। कैश, रोकड़ा, Hmm. एसेट है, Yes. सबसे बड़ा एसेट है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, राजा है। जिसके पास कैश है वो किंग है,
दैट्स व्हाट पीपल से. Right. कैश इज बेसिकली, कैश हो सकता है, कॉइन्स हो सकता है, चेक हो सकता है, इन एनी फॉर्म, बट इट्स अ हार्ड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल विथ यू, जो आपको प्रोटेक्ट करता है और जो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी, कि कल आपको कहीं इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, अगर आपके पास कैश होगा तो आप तुरंत कर पाएंगे. नहीं होगा तो फिर आपके पास जो दूसरा एसेट होगा उसको लिक्विडेट करना होगा, फिर इसमें आना पड़ेगा. तो कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर यू. Right. सेकंड, कैश इक्विवेलेंट हो गया सेविंग्स अकाउंट, कि बैंक में हमारा सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उसमें किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है. कल आप निकालना चाहे निकाल लीजिए, परसों आप डालना चाहे वापस डाल लीजिए. लेकिन फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं ना, उनमें बाउंडेशन है कि आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, 6 महीने के लिए, बीच में अगर आप विड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेनल्टी देना पड़ेगा. Right. ठीक है. तो कैश इक्विवेलेंट मतलब हार्ड कैश एंड सेविंग्स अकाउंट. ठीक है. कैश इक्विवेलेंट में और थोड़ा है, थोड़ा सा अगर लॉन्ग टेन्योर का इंस्ट्रूमेंट देखें तो कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स. कमर्शियल पेपर्स हो गए जो कंपनीज इशू करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, Okay. कि कंपनी 20 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, जनरली 1 साल के कम टेन्योर के लिए कमर्शियल पेपर कंपनीज रिलीज करती है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर जनरली सब्सक्राइब नहीं करते हैं. बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, वो लोग उसको सब्सक्राइब करते So हैं. they buy it and they get a return out of it. एग्जैक्टली, दे बाय इट. सो क्या हो गया कि कंपनी को लोन चाहिए, Yeah. छोटे अवधि के लिए चाहिए, दे वांट लोन फॉर ओनली 3 months. तो वो क्या करेंगे, वो कमर्शियल पेपर रिलीज करते हैं एंड पीपल सब्सक्राइब टू दोस पेपर्स. और द वर्च्यू ऑफ यू बीइंग सब्सक्राइबर ऑफ दैट पेपर, आपको ब्याज दर मिलेगा. Okay. तो 3 महीने के लिए एक पर्टिकुलर ब्याज आपको मिलेगा और आपने कंपनी को काइंड ऑफ लोन दे दिया थ्रू कमर्शियल पेपर्स. ट्रेजरी बिल्स हो गया जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है. कमर्शियल पेपर हो गया कंपनीज और ट्रेजरी बिल है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है? आरबीआई के थ्रू. तो आरबीआई ट्रेजरी बिल रिलीज करेगी, बताएगी इतने टेन्योर का ट्रेजरी बिल है, आपको सब्सक्राइब करना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं करते इस पे, बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है. और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया कि आप कंपनी अगर कोई लंबे अवधि के लिए बोरोइंग करना चाह रही है, विच इज फॉर से 1 year, 2 year, 5 year, तो कंपनीज बोरो कर सकती है. वो डिपॉजिट के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए आती है मार्केट में कि आपको अगर 5 साल के लिए मुझे पैसे देने तो आप दे दीजिए, मैं आपको 10%, 8%, 9% ब्याज दूंगा. Okay. राइट. तो दीज आर ऑल बेसिकली काइंड ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियोज, जिसको आप कैश इक्विवेलेंट बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, क्योंकि ये उतने लिक्विड नहीं होते हैं. कैश इज हाईली लिक्विड एंड दीज आर काइंड ऑफ इक्विवेलेंट. चाहेंगे तो आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं, बट जनरली इनकी लिक्विडिटी उतनी ग्रेट नहीं होती है कि आप इसमें तुरंत कैश रियलाइज कर सकें. एटलीस्ट दीज आर बेटर देन रियल एस्टेट एक्सेट्रा, जिसको बेचने में बहुत टाइम लगेगा. So they are basically the current assets. They are basically the current asset, yeah, kind of, for an individual. फिक्स्ड इनकम मतलब मेरा फिक्स्ड ब्याज आएगा इसके अंदर में. तो रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट फंड्स, बॉन्ड्स और मल्टीपल फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशूड है, जैसे पीपीएफ हो गया, वीपीएफ, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री योजना, सुकन्या योजना. तो ये अलग अलग तरह की योजना है जो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम का पार्ट है. तो रिकरिंग डिपॉजिट क्या हो गया कि आपने फिक्स कर दिया बैंक में, मैं इतना रुपया हर महीना डालता जा रहा हूँ, तो फिक्स रिकरिंग है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है. जैसे फिक्स डिपॉजिट है तो एक्सिस बैंक एक बैंक है, तो उसका 5 साल का एफडी का रेट है 5.75%. इसका मतलब अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं, एक्सिस बैंक में एफडी दे रहे हैं, तो आपको 0.6% ब्याज मिलेगा. व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन राइट नाउ? So I was just about to ask you the same question. Inflation is around 5.5-6%. Okay. तो वो हो गया बुकिश इन्फ्लेशन. और रियल इन्फ्लेशन जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको पता है कितना इन्फ्लेशन है. 15-20. कम से कम 10 से 12% इन्फ्लेशन है कि चीज़ों के दाम इतने हड़बड़ी में बढ़ रहे हैं. तो एक्चुअल में देखा जाए तो इन्फ्लेशन इतना है, Right. इंटरेस्ट रेट इतना है, तो आप एक्चुअली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में जी रहे हैं. तो बेसिकली मेरा रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है. रुपी डेप्रिशिएट होगा, वैल्यू ऑफ मनी डेप्रिशिएट Right. होगा. तो अगर आप बेटर रिटर्न नहीं जनरेट करते तो डेफिनेटली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफस्टाइल. Okay. तो ब्याज कमाना कैन नॉट बी द इंटेंट ऑफ एटलीस्ट द यंगस्टर लाइक यू.
ये ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 60-65 people who don't want to take risks, their money is lying in bank account, FD, etc. But for you, you have to figure out ways to generate higher than inflation return. And practical inflation for you is far higher than inflation for a 60-year-old. Right. ये कॉन्सेप्ट समझता मैं क्या बोल रहा हूँ. लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन जो है वो 6% है. मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन कैन नॉट बी अ सिंगल नंबर फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज योर लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल एंड 60-year-old गाइस लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट. मेरे जो कंजम्पशन आइटम्स है उन पे इन्फ्लेशन रेट विल बी डिफरेंट, योर कंजम्पशन आइटम इन्फ्लेशन रेट विल बी डिफरेंट. सो एवरी वन ऑफ अस शुड हैव आवर ओन असेसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. जैसे मेरा असेसमेंट है कि मेरा इन्फ्लेशन कम से कम 11 से 12% का है. You figure out the items which you are consuming, and then obviously as your lifestyle grows, your higher premium items will increase, जिसके एक अलग inflation rate है. तो your return expectation should also be in synchronize with your inflation expectation. कभी ये concept के बारे में आपने book में पढ़ा है? नहीं sir. Every person has his or her own inflation rate. Right. So now what you have to do is you have to pen down things एक एक्सेल शीट में कि आपके ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ खर्चे क्या क्या है और उस खर्चों में कौन सा ब्रांड अभी आप यूज कर रहे हैं और आपका एस्पिरेशन क्या है, नेक्स्ट लेवल पे आप कहाँ जाना चाहते हैं. So basically, as my money grows, मैं inferior से निकल के superior goods की तरफ जाऊंगी, so my inflation will rise accordingly. Absolutely. Right. And people don't think about these things. But when you are doing investment planning, you have to think about these things. कि ultimately, all of us want to go to the next level of, as you said, need or consumption or premiumness in your lifestyle. Then your inflation also goes step up. We always live our lifestyle like this, one step, and then we stay there for some time, and then next step, then we stay there for some time, next step. Right. Really, everyone wants to get into that zone of, big cars and, flamboyant cosmetics and etc. Right. Yeah. So जब भी हम investment planning करते हैं ना तो it's good to know about these investment products, but then it's always important to know your lifestyle and your expected lifestyle in coming 4 to 5 years. Equity, as you know that ये सबसे exciting asset class है because इसमें potential है कि बहुत ज़्यादा return दे सकता है. क्यों? So क्योंकि equity इतनी सारी है मार्केट में, कोई एक स्टॉक को भी अगर आप पकड़ के रखो who has a good run, then you can generate a far better return than FD or anything. भाई ये आंसर तो आपका अच्छा था, लेकिन लॉजिक ठीक है, बट इसको अलग तरीके से फ्रेम करते हैं. इक्विटी का मतलब क्या हुआ? बिजनेसेस. राइट. इतने सारे बिजनेसेस जो आपने कहा ना, so many equities. I'm saying so many businesses. Right. And every business has its own growth path. So you have potential to invest in a business which has a much aggressive growth path. And stock market will reward you if you invest in businesses which has aggressive growth. Right. So there's potential of generating very high return because you have invested in aggressive growth businesses. Right. So आपने स्टॉक प्राइस के हिसाब से बोला बिकॉज आपने लर्न टू ट्रेड अटेंड किया था. अब मैं आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि जब आप इक्विटी सोचे ना, अब स्टॉक प्राइस मत सोचिए, अब आप बिजनेस सोचिए. ठीक है. सो एंड द ब्यूटी ऑफ इक्विटी इज नॉट जस्ट अबाउट लिस्टेड इक्विटीज. चलो इंडिया में एनएससी में करीबन 1750 कंपनीज लिस्टेड है, बीएससी में 5000 कंपनी लिस्टेड है, बट प्रैक्टिकली 2000 कंपनी होंगे जो ओवरऑल जिनमें लिक्विडिटी होगी, जिनमें एक्टिविटी होगी. आपको पता है इंडिया में एमएसएमई 22 लाख एमएसएमई है. Okay. मतलब मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 22 लाख है. और कितनी सारी कंपनीज है जो अल्टीमेटली अनलिस्टेड भी हैं और लिस्टेड भी होने वाली है. तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग इन लिस्टेड कंपनीज. अनलिस्टेड कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आपने बोला नहीं, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, उसके अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तो आपने पूछा था ना ऑल्टरनेट एसेट्स, तो अनलिस्टेड स्टार्टअप इन्वेस्टिंग और वीसीज इन्वेस्टिंग, ये सब वो ऑल्टरनेट एसेट में आ गए. तो ब्रॉडली जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स. इंडेक्स फंड्स कभी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, क्योंकि इंडेक्स फंड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई. या तो आप फोकस पोर्टफोलियो बनाते हैं या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं. तो इंडेक्स फंड एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू डाइवर्सिफिकेशन.
तो जैसे इंडेक्स क्या है? सर जो सारे स्टॉक्स को एक पर्टिकुलर सेक्टर या उसका एक स्टॉक्स को का एक मेजरमेंट निकालती है कितना वो भर सकता है, एक Correct. बास्केट बना देते हैं। बास्केट बनाते हैं, जैसे निफ्टी एक बास्केट है, सेंसेक्स एक बास्केट है, बैंक निफ्टी एक बास्केट है। तो ये इंडेक्स फंड जनरली क्या होता है, उसी बास्केट में उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज का ना वीडियो में मोरलेस हम लोग एक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, ताकि जब हम डीप डाइव करना चालू करें तो वी अंडरस्टैंड दिस फ्रेमवर्क वेरी वेल। द अदर कैटेगरी रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? आपके फादर कैसे करते हैं रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट? सर जमीन खरीद लेते हैं, राइट, या फ्लैट बुक कर लेते हैं, या आज तक तो ऐसे ही हुआ है। रियल एस्टेट का कोई फाइनेंशियल एसेट देखा कभी? अभी तक मैंने तो नहीं क्यों? देखा। स्टॉक्स है जो रियल एस्टेट बिजनेस पे करते हैं, That way, उस स्टॉक हाँ। को खरीद लो। हम्म, अभी क्या हो गया, इन दिनों काफी ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं फाइनेंशियल एसेट्स में जो रियल एस्टेट को प्रॉक्सी है, okay. जैसे रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे इन्वेट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये क्या है? प्रॉक्सी रियल एस्टेट है। तो ये वो कंपनीज लेके आती हैं जिनको किसी रियल एस्टेट में बड़ा काम करना है, Okay. तो वो एक स्कीम लेके आ गए कि आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स नॉट अ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, नीदर इट इज अ प्योर इक्विटी प्रोडक्ट, बट या इट इज बेसिकली यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो सकता है कोई रेसिडेंशियल रियल एस्टेट या कमर्शियल रियल एस्टेट या रेंटल, Okay. कि कोई रियल एस्टेट बना हुआ है और वो मैं उसको खरीद लिया और उसमें से जो रेंटल आ रहा है वो मेरा रेंटल इनकम हो गया। So any company that is doing that right? लॉट ऑफ कंपनीज, एम्बेसी ग्रुप है वो कर रही है, ब्रुकफील्ड, माइंडस्पेस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रीट्स व्हिच आर लिस्टेड इन द एक्सचेंज। Okay. और अगर आप इनफॉर्मल बात करें तो ऐसे बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है जो रेंट पे लगते हैं, तो इन्वेस्टर्स लोग उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को खरीद लेते हैं और उसके अगेंस्ट उनको रेंटल मिलता रहता है। Okay. So if you talk to your father, you'll come to know about certain projects. I'm sure he must have invested. जो इनफॉर्मल होता है वो प्रॉपर्टी मैंने खरीद दिया, उनका कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है, और प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, अब उस पर मेरे को रेंटल आ रहा है। Okay. तो आई मीन अपार्टमेंट्स, लैंड, कमर्शियल स्टेट, रेसिडेंशियल स्टेट, इंडस्ट्रियल एरिया, Right. जैसे वेयर हाउसिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा रियल एस्टेट बूम हुआ था जब ई कॉमर्स डीपली पेनिट्रेट हो रहा है इंडिया में। तो वो ई कॉमर्स कंपनीज को वेयर हाउसेस चाहिए, तो वेयर हाउस कोई बना के दे देता है कि मैं वेयर हाउस आपको बना के दे दूंगा, एग्जैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप मेरे को फर्निश्ड वेयर हाउस के हिसाब से रेंट दे दीजिएगा, Okay. राइट? Got it. तो यू ओन दी एसेट, राइट, एंड यू गेट रेगुलर इनकम एज अ रेंटल। Okay. So you can invest in REITs which are listed in the exchange, or you can directly invest in those real estate and get regular income. Okay. कमोडिटीज हमने लर्न टू ट्रेड के वक्त डिस्कस किया था, वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से था, बट आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देयर आर ETFs अराउंड कमोडिटीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या यू कैन यूज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो टू इन्वेस्ट, व्हिच इज थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है, बिकॉज जब आप डेरिवेटिव में करते हैं तो यू फील लाइक ट्रेडिंग, राइट? बट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट यूजिंग ETFs। सो बेस मेटल्स, अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक ETF नहीं आया बेस मेटल्स का, एनर्जी का भी बेस ETF नहीं आया, तो यू हैव टू यूज एक्सचेंजेस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड कमोडिटीज, सो टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज। प्रेशियस मेटल के अंदर में गोल्ड ETF है, तो आप ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सिल्वर ETF अभी लॉन्च हुआ है शायद, तो यू कैन इन्वेस्ट देयर आल्सो। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डायरेक्टली एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? उनका डिलीवरी उठा सकते हो, या एक्सचेंज में हम ये कमोडिटी को खरीद लिए, NCDX एक एक्सचेंज है वहां पर होता है, एक्सचेंज में हम इस कमोडिटी को खरीद लिए और उसका डिलीवरी एक्सचेंज के वेयर हाउस में पड़ा है, अच्छा। और मेरा खरीदा हुआ है, Okay. और वेयर हाउस चार्जेस लगता है, व्हिच इज अ वेरी नॉमिनल चार्ज Right. यू पे टू रिटेन दैट कमोडिटी। ऑल्टरनेट्स, आपने सुना होगा ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इट्स एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। आई विल हैव टू आल्सो फिगर आउट कि क्रिप्टो एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट वाइजली है कि नहीं, मैं और स्टडी कर रहा हूँ इस पर, तो कभी एक वीडियो बनाऊंगा क्रिप्टो पे। NFT इज नॉन फंजिबल टोकन्स, बेसिकली इट इज डिजिटल एसेट which you own against anything. It could be a photograph, it could be an asset, it could be an essay, Okay. it could be anything. I mean, आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन ने अपना सिग्नेचर का एक NFT बनाया Okay. और उन्होंने बेच दिया। So like a piece of art. It can be piece of art, it could be anything अच्छा. which can have a digital presence, can be converted as NFT. Okay. Then altcoin, which is a proxy of cryptocurrency. Then private equity, जो
VCs, hedge funds, startups. These are all alternate investments which are high risk but potential of generating very high return. So you should always be open to the idea कि हम थोड़ा पैसा इन सब ऑल्टरनेट्स पे भी डालें, बिकॉज अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो में कुछ क्या कहते हैं ना, वो बिरयानी जब थोड़ी टेस्टी तभी लगती है जब थोड़ा मसाला आता है उसके अंदर, तो मसाला के लिए हमको ज़रूरी होता है कि थोड़ा बहुत ऑल्टरनेट्स पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. अभी तो आज मैं एक फ्रेमवर्क आपके साथ में सेट कर रहा हूँ, बट एक एक चीज़ों को लेके हम लोग डिटेल में कभी जाएंगे. एसेट एलोकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो किस तरह का आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं. स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन होता है कि मैं फिक्स परसेंटेज डिफाइन कर दिया कि मेरे को इसमें इतना परसेंटेज डालना है, इतना परसेंटेज डालता है, और आप मेंटेन कर रहे हो उस फिक्स परसेंटेज को. और डायनेमिक हो गया कि डिपेंडिंग अपॉन माय व्यू कि मुझे अभी कमोडिटीज में ज़्यादा डालना है कि मुझे अभी इक्विटी में ज़्यादा डालना है, डिपेंडिंग अपॉन माय व्यू आई चेंज द एलोकेशन. ओके. और जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन नॉट बी कि आप पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिए या पूरा पैसा फिक्स इनकम में डाल दिए. डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड योर रिस्क एपेटाइट you allocate the assets. So if I have to say about me, with someone with probably a medium risk appetite, not a very high risk appetite, and a 26-year-old, how do you think I should allocate which strategy should I use? So typical एक बेंचमार्क है कि 100 माइनस योर एज शुड बी एलोकेटेड टू इक्विटी. ओके. तो आपका एज अगर 26 है तो 100 माइनस 26 is 74. So 74% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन इक्विटी. अब इक्विटी में कुछ भी हो सकता है. इक्विटी में लिस्टेड इक्विटी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, और इट कुड बी अनलिस्टेड इक्विटी आल्सो, लाइक VC फंड्स एक्सेट्रा, एंजल नेटवर्क जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विटी का एलोकेशन आपको कम करना पड़ेगा. सिमिलरली जब आप यंग हैं तो थोड़ा डायनेमिक एसेट एलोकेशन करना चाहिए. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे स्टैटिक एसेट एलोकेशन इज नॉट अ बैड आइडिया. ओके. क्या होता है जब कैपिटल बेस बड़ा होता है ना, देन आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज दैट बिग कैपिटल. छोटा कैपिटल बेस पे यू टेंड टू बिकम मोर एग्रेसिव. Okay, so strategic asset allocation is the fixed weightage and dynamic is basically the regular churn. So young, we have this tendency to become more dynamic in our approach. तो learn to invest में हम क्या करने वाले हैं, हमारा फोकस इक्विटी पे ज़्यादा होने वाला है, because as I said that my core is equity. तो कैसे थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक सेक्टर को पकड़ेंगे और हर सेक्टर के डीप में जाएंगे, and we will try to figure out is that sector good enough for us for our either investing theme or for our trading theme. ठीक है, ये ज़्यादा बाकी एसेट्स में नहीं जाऊंगा because there are lot of content already which people have recorded on basic assets. कुछ important assets के बारे में फिर भी बात करूंगा, जैसे क्रिप्टो वगैरह के बारे में एक वीडियोस एक्सक्लूसिव रिकॉर्ड करेंगे. बट अभी हमारा जर्नी चालू होगा on equity as an asset class. Okay, so Benjamin Graham, इनका एक book है which is a must read when people start typically investing. They start with this book. इनका एक quote है, investing isn't about beating others at their game. It's about controlling yourself at your own game. So first thing first, हमको अपना game define करना है. Okay. Trading game हमने सीख लिया, हमको अपना दायरा पता है, हमको अपना process पता है. Investing में भी हम एक game define करने लगे. So let's figure out how to do that. Sure. So, you know, Charlie Munger, who is one of the greatest investor, he's a partner of Warren Buffett in Berkshire Hathaway. तो उनका एक कोट है, take a simple idea and take it seriously. तो the idea is very simple. हमको इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है. तो उस पाथ में हमने चालू कर दिया है काम करना, और इस पे हम सीरियस होते हैं. इन दिस प्रोसेस आपको बुक्स बहुत पढ़नी पड़ेगी. ओके. बिकॉज ट्रेडिंग आप ना वीडियोस और दूसरों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग अंटिल यू डू इट ऑन योर ओन. और ओन करने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. खाली वीडियो देखने से आप इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे. तो एलन मार्केट्स का बुक समरी इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट. सो गो टू elanmarkets.com/school. वहाँ बुक समरीज है, इन्वेस्टिंग ओरिएंटेड बहुत सारे बुक समरीज हमने बना रखे हैं. इट्स गुड वे टू स्टार्ट. तो ये वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स पढ़िए,
you will be pretty much sorted. Okay. Okay. तो ये था दोस्तों पहला वीडियो लर्न टू इन्वेस्ट का, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जस्ट टू गिव यू अ हैंग ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अन्नपूर्णा जी एकदम बहुत चार्ज अप है, शी रियली वांट्स टू लर्न इन्वेस्टिंग आल्सो नाउ. तो हम लोग सब मिलके इन्वेस्टिंग सीखेंगे और संपूर्ण तरीके से लाइक द ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टिंग सब कुछ सीख के फाइनली हम अपना मॉडल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज बना पाएंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द. बाय बाय.